सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एचआरएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज में अनुदेश को एवं रसोईया को बढ़ा हुआ मानदेय नए सत्र से मिलेगा। क्या शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा या नहीं, जानिए इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी। 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा करें ये 5 काम। परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा की समय सारणी जारी। निजी विद्यालयों की तय हो फीस, मनमाना फीस की हो रोक। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूपी में सरकार बनाने का शुभ मुहूर्त है। 25 मार्च को सीएम की शपथ लेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ। 3 डिप्टी सीएम और 4 दर्जन मंत्री की संभावना। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस खास मौके के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर 20 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक अपने 3 दिवसीय प्रवास में संघ प्रमुखों स्वयंसेवकों की बैठक लेंगे, जबकि मोहन भागवत 22 मार्च की रात या 23 मार्च की सुबह गोरखपुर से प्रस्थान करेंगे। बीजेपी यूपी में सीएम योगी की शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन करने की योजना बना रही है। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रसारण किया जाएगा। माना जा रहा है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में सरकार गठन के लिए अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया है। 3 डिप्टी सीएम और 4 दर्जन मंत्री की संभावना। योगी 20 मंत्रियों में शामिल होने वाले संभावित नाम सामने लगे हैं। यूपी में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। करीब 4 दर्जन मंत्रियों, कैबिनेट स्वतंत्र दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ेगा और सुरक्षा खन्ना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये नाम चर्चा में सबसे आगे केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है, जबकि दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जयप्रताप सिंह, गोपाल टंडन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, विपिन वर्मा, संदीप सिंह, धर्मपाल लोधी, भूपेन्द्र चौधरी, असीम अरोड़, राजेश्वर सिंह, रमापति शास्त्री, सतीश महाना के मंत्री बनने की संभावना है। ये लक्ष्य ले सकते हैं मंत्रिवर्ग की शपथ। इसके अलावा गठबंधन के साथी आशीष पटेल, अपना दल और संजय निषाद पार्टी के भी मंत्री बनने की संभावना है। इस बार योगी 2 मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। मोहसिन रजा, तेजपाल नागर, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजेश चौधरी, योगेश दामाद, जीएस धर्मेश, अजित पाल त्यागी के भी मंत्री बनने की चर्चा है। 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा करें ये 5 काम। करनी होगी बड़ी परेशानी, फटाफट चेक करें ये लिस्ट। फाइनेंशियल डेडलाइंस। मार्च का महीना आधा बीत चुका है। अब इस महीने केवल 12 दिन ही रह गए हैं। इसी के साथ कारोबारी साल 2021-22 खत्म हो जाएगा। बता दें, 31 मार्च न सिर्फ वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है, बल्कि वह कई वित्तीय कामों की भी डेडलाइन होती है। अगर इन वित्तीय कामों को समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो अगले वित्त वर्ष में समस्या हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानकारी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप 31 मार्च 2022 तक या उससे पहले निपटा लें। पहला, आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन। आधार पैन और बैंक नंबर को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 से थी। आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन नंबर अवैध हो जाएगा। ई फाइलिंग वेबसाइट या यूआईडी पैन को 567678 या 5611661 पर भेजकर आप दोनों को लिंक कर सकते हैं। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, यूटीआई, टीएसएल के पैन सेवा केंद्रों के जरिए भी इसको ऑफलाइन लिंक किया जा सकता है।
विलंबित या संशोधित आईटीआर। कोविड-19 को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट कई बार बढ़ाई गई। आयकर विभाग ने अंतिम बार इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 से निर्धारित की थी। हालांकि अगर आप उस समय तक आईटीआर फाइल नहीं कर सके तो 31 मार्च 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन विलंबित बिलेटेड आईटी रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त करों के साथ जुर्माना भी देना होगा। बैंक खाता केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। केवाईसी के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास। यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना तो अपने 31 मार्च 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है, इसे सुनिश्चित कर लें। इसका मतलब यह होगा कि टैक्स पेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है। नियम के मुताबिक आमतौर पर उपलब्ध कटौती में धारा एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 80 सीसीडी 1बी के तहत 50,000 रुपये टैक्स, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं। डाकघर में है खाता तो कर ले ये काम। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है और आपने चालू वित्त वर्ष के लिए इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल लें, वरना इन्हें दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान दें, वित्त वर्ष 2021-22 से कोई भी व्यक्ति पुरानी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है और मौजूदा कर छूट और कटौती का लाभ उठा सकता है। भले ही आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, फिर भी यह सुनिश्चित कराना जरूरी है कि आपने खाते को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान जमा कर दिया है। परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा की समय सारणी जारी हो चुकी है। कोरोना के खात्मे से बाद मंगलवार से परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की गई है। इसमें विभिन्न जिलों के व्यय शिक्षा अधिकारियों को व्यय शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बीएसए राकेश सिंह जी ने बताया कि इसमें कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक व कक्षा 2 से 5 तक परीक्षाएं मौखिक व लिखित में कराई जाएंगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा सिर्फ लिखित में होगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। इसमें सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली व द्वितीय 12:30 से 2:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं होंगी। यह लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें से टाइम टेबल 1 से लेकर के 8 की कक्षाओं के सभी विषयों के पालीवार आप देख सकते हैं। निजी विद्यालयों की तय हो फीस। मनमाने शुल्क से अभिभावक परेशान। मनमाने शुल्क से अभिभावक परेशान। प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों में भागदौड़ शुरू। 1 अप्रैल से विद्यालय में नया शिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। इससे जिले के निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों को भागदौड़ शुरू हो गई है। हालांकि निजी विद्यालयों में गरीब वर्ग के प्रवेश के लिए सरकार ने आरटीई की व्यवस्था की है, लेकिन उसका लाभ कम लोगों को ही मिल पाता है। वहीं हर विद्यालय में अलग अलग फीस होने से अभिभावक परेशान है। उनका कहना है कि सरकार को निजी विद्यालयों में भी फीस निर्धारित करनी चाहिए। जिले में यूपी बोर्ड के करीब 200 से अधिक माध्यमिक विद्यालय हैं। इसी प्रकार व्यय शिक्षा परिषद के 1806 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। वहीं लगभग 24 की संख्या में सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय संचालित हैं। सरकारी विद्यालयों में तो प्रवेश नियमित हो जाता है, लेकिन निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर हर वर्ष मारामारी होती है। विशेषकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों में परेशानी होती है। इससे सबसे अधिक परेशानी फीस की मांग को लेकर होती है। शुल्क का कोई निर्धारित ढांचा न होने के कारण अभिभावक समझ नहीं पाता कि फीस जो मांगी जा रही है वह उचित है या नहीं। विद्यालय भी इस संबंध में कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं होते। कहीं 20,000 तो कहीं 25,000 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जाता है। कम से कम 10,000 के नीचे तो कोई विद्यालय की फीस नहीं है। प्रवेश के समय इस प्रकार की तोल मतोल प्रतिवर्ष होती है। अभिभावक बच्चों की जिद और अभिभावक को लेकर पढ़ाई को लेकर प्राय स्थितियों से समझौता कर लेता है, लेकिन कुछ अभिभावक अपने मेधावी बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको उचित विद्यालय नहीं दिला पाते। ऐसे मेधावी छात्रों की प्रतिभा को नुकसान पहुंचता है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को निजी विद्यालयों के लिए एक निर्धारित शुल्क ढांचा तैयार करना चाहिए कि अभिभावक भी बिना किसी संदेह के शुल्क का भुगतान कर सकें। निर्धारित ढांचा न होने के कारण परिषदीय स्कूलों में फेल नहीं होंगे छात्र। परिषदीय स्कूलों में 2 साल तक कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा कराई जाएगी।
2 साल बाद खास बात यह है कि इस साल की परीक्षा में किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को परिषद में संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मगर पूरे प्रदेश में 22 मार्च से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर एक साथ होंगी। शिक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार सभी बच्चों की कक्षोन्नति की जाएगी। कम अंक वाले बच्चों के लिए अगली कक्षा में विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। शुक्रवार को पूरे प्रदेश के लिए एक साथ परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। बीएससी राकेश सिंह ने बताया कि तय कार्यक्रम में आंशिक संशोधन है। अंक पत्र तैयार करने की तिथि पूर्व की तरह 30 मार्च और परिणाम की घोषणा की तिथि 31 मार्च ही है। परीक्षा की 22 से 26 मार्च तक होगी। वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। अनुदेशकों और रसोइया को बढ़ा हुआ मानदेय नए शैक्षिक सत्र से मिलने की उम्मीद। क्या शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा या नहीं, जाने। अनुदेशकों या रसोइया को बढ़ा हुआ मानदेय नए शैक्षिक सत्र से मिलने की उम्मीद है। चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदेशकों और रसोइया की मानदेय वृद्धि को लेकर घोषणा की है तथा कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुदेशकों और रसोइया को बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल यानी नए सत्र से शैक्षणिक सत्र बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की उम्मीद है। अनुदेशकों का 2,000 रुपये बढ़ेगा यानी उनका 9,000 रुपये मानदेय हो जाएगा और रसोइया का मानदेय 500 बढ़ेगा जिससे उनका मानदेय 2,000 हो जाएगा। क्या शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय? वहीं शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय की कोई खबर नहीं है। फिलहाल ये शंकाएं में हैं लोगों कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा भी है या नहीं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदेशकों एवं रसोइया को मानदेय वृद्धि घोषणाएं की थी, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणाएं नहीं की गई थी तथा शिक्षा मित्रों और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की बैठक में भी 2,000 मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव ठुकरा गया था, जिसमें शिक्षा मित्र कन्फ्यूजन में है कि उनका मानदेय बढ़ेगा या नहीं। फिलहाल शिक्षा मित्रों को भी उम्मीद है कि अनुदेशकों और रसोइया की तरह उन्हें भी नए शिक्षक सत्र से 2,000 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। यदि आपको पसंद आई वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।